गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी पाठमाला आकृति से अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है आज का भारत कोकिला एक और पहलू। इस चैप्टर में सरोजिनी नायडू के बारे में बताया गया है। सरोजिनी नायडू का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी और एक राजनेता के रूप में मशहूर थी। तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, कविता और राजनीति के रास्ते अलग अलग हैं। राजनेता जिंदगी की सच्चाई को दिमाग की आंखों से देखता है। एक कवि उसी सच्चाई को भावुकता के रंग में रंग देता है। तभी तो कवियों की दुनिया निराली है। भावुक हृदय कवि शब्दों के माधुर्य में खोए रहते हैं। भावुकता की इस स्थिति से कोई निकलना भी नहीं चाहता, क्योंकि वास्तविकता से जूझना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर कोई अपवाद अगर कविता में छिपे सपनों को साकार करने की ठान ही ले तो वह लोगों की आंखों का तारा बन जाता है। यह किसके लिए कहा गया है? ये सरोजिनी नायडू के लिए कहा गया है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ऐसी ही कवित्री थी जो राजनीति में कूद पड़ी। वे सिर्फ सपने ही नहीं देखती थी, उन सपनों को साकार करने की स्पष्ट परिकल्पना भी उनके पास थी। यह कठिन समय था और इसके लिए सम्मिलित प्रयास की जरूरत थी। उनका उत्साह तीव्र हो गया और वे मन प्राण से राजनीति में कूद पड़ी। उनके उत्साह और कर्मठता के फलस्वरूप 1942 में उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। अब देखिए, 1942 में इन्हें क्या किया गया? राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनके भाषणों से छलकता काव्य रस श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। जब वो भाषण देने के लिए स्टेज पे जब स्टेज पे चढ़ती थी तो अपने काव्य के अपनी कविताओं के द्वारा और कविताओं से ओतप्रोत जो उनका भाषण होता था, जो उनका लेक्चर होता था, उससे वो क्या करती थी? जो सुनने वाले लोग थे, श्रोता लोग थे, उन्हें मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनके शब्दों में छिपा व्यंग्य विनोद। व्यंग्य विनोद से क्या मतलब है? कि किसी बात पे कटाक्ष करना, उपहास उड़ाना, उसका मजाक बना के करना लोगों को सहज ही अपनी ओर खींच लेता था। उनकी दिल्लगी से शायद ही कोई अछूता बचा हो। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी उन्होंने नहीं बख्शा। वे गांधी जी को दिल्लगी में मिकी माउस पुकारती थी। अब देखिए, वो गांधी जी को क्या कहती थी? मिकी माउस। अपने इसी विनोदी स्वभाव के कारण वे अपनी मित्र मंडली की विदूषक कही जाने लगी। विदूषक से क्या मतलब है आप लोगों का? जोकर, जो मजाकिया होते, कॉमेडियन होते हैं, जो कॉमेडियन होते हैं ना, उन लोगों को विदूषक कहा जाता है। जो लोग कॉमेडी करते रहते हैं, सबको कॉमेडी करके हंसाते रहते हैं, उन्हें विनोदी स्वभाव हंसी मजाक के स्वभाव का, फनी जिसे कहते हैं, उसके स्वभाव का विदूषक कहा जाने लगा। सरोजिनी की यह विनोद प्रियता और हंसी दिल लगी तो उनके दृढ़ निश्चयी स्वभाव के आवरण मात्र थे। वे जो ठान लेती उसे पूरा करके ही छोड़ती थीं। अधूरा काम उनका स्वभाव नहीं था। वे स्वयं काम से घबराती नहीं थी, इसलिए किसी से न सुनने की आदि भी नहीं थी। जिंदगी उनकी सहेली थी। वह जिस रूप में सामने आए उन्हें अच्छी लगती थी। यही कारण था कि जेल में रहते हुए भी वे कभी दुखी नहीं रहीं और गवर्नर की अट्टालिका के रास रंग में डूबी रहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब उन्हें पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो वे हास्य की फुलझड़ी छोड़ने से बाज नहीं आईं। सोच लो, आप लोग एक जंगली पक्षी को पिंजरे में बंद कर रहे हो। सचमुच वे एक आज़ाद पंछी की तरह थी, पर गांधी जी के गुणों और व्यक्तित्व के लिए ऐसी अभिभूत थी कि उनके सामने भीगी बिल्ली बन जाती थी। 1913 की बात है। सरोजिनी लंदन में थी।
स्वाभाविक था कि मित्रों से मिलती जुलती थी। ऐसा हुआ कि सब चाय के लिए इकट्ठे हुए। सरोजनी लंदन में हो रही घटनाएं जानने के लिए उतावली थी। पहुंचते ही बोली, भाई आजकल यहाँ क्या हो रहा है? ताज़ा खबर तो यह है कि हमने यहाँ भारतीयों की एक संस्था बनाई है। हम चाहते हैं कि लंदन में रहने वाला प्रत्येक भारतीय इसका सदस्य बन जाए। पर सरोजनी ने मुस्कुराकर कहा, पर लगा देने से तो सब उड़न छू हो जाएगा। भाई हम तो यह जानते हैं कि सच्ची लगन से असंभव भी संभव हो जाता है। लगता है तुम्हारे पास कोई रहस्यपूर्ण मंत्र है। एक मित्र ने ठिठोली की। तुम मानते हो कि देश के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ? गोखले जी को एक बार यहाँ लाओ, यहाँ ले आओ। तुम तो आसमान से चाँद चुरा कर लाने के लिए कह रहे हो। इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। जरा सोचो, गोखले जी के आने की सूचना भर से हम अपने लक्ष्य के कितना नज़दीक पहुँच जाएंगे। उनकी एक इशारे पर लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मैं जानती हूँ, पर शायद तुम नहीं जानते कि आजकल वे बीमार हैं। मेरे कहने से वे मान भी जाएं तो उनका डॉक्टर नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। मैं यह सब समझता हूँ, इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। देखो, तुम उनसे अक्सर मिलती रहती हो और वे भी तुम्हें बहुत मानते हैं। तुम्हें याद है गोखले जी से एक बार तुम्हारी बातचीत इसी विषय पर हुई भी थी। तुम्ही ने बताया था। सरोजनी को वह मुलाकात आज भी ज्यों का त्यों याद थी। एक बार वे गोखले जी से मिलने गई थी। बातों के दौरान अचानक वे पूछ बैठे, भारत को लेकर तुम्हारी परिकल्पना क्या है? एक सुखद आशा भरा भविष्य। निकट भविष्य में घटनाएं क्या रूप ले सकती हैं, इस पर विचार किया गया है। 5 वर्षों में ही देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आम राय बन जाएगी, विश्वास भरी वाणी में उन्होंने कहा था। इस मुलाकात का लक्ष्य भी तो वही सहमति बनाना है। यहाँ इंग्लैंड में भारतीयों को एक सूत्र में बांधना अपेक्षाकृत आसान है। उन सब की जड़ें तो भारत की धरती से ही जुड़ी हैं। संस्था तो बन ही गई है। किसी भी तरह गोखले जी को यहाँ आने के लिए मानना होगा। आवाज़ में अनुग्रह था। यह काम आसान भी तो नहीं है। प्रयत्न तो करो, या पहले ही हार मान ली है? सरोजनी किसी चुनौती से भला कैसे मुंह मोड़ लेती। विश्वास की आभा से दीप्त स्वर में उन्होंने कहा, मैं वचन देती हूँ। फिर उनकी मुलाकात गोखले जी से हुई। उन्होंने उनसे उद्घाटन के लिए लंदन चलने को कहा। गोखले जी ने हसरत से कहा, काश मैं ऐसा कर पाता, पर तुम मेरी हालत देख ही रही हो। डॉक्टरों ने मुझे किसी भी किस्म के श्रम के लिए पूरी तरह मना किया हुआ है। फिर इतनी लंबी यात्रा बिटिया, इस बार तुम्हारी बात नहीं मान सकूँगा। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, डॉक्टर किसी तरह नहीं मानेंगे। पर सरोजनी ने एक और कोशिश की। अरे मैं क्या जानता नहीं, तुम तो मेरी विद्रोहिणी बेटी हो। तुम्हारी ही सेहत कौन ठीक चल रही है, पर तुम भला किसी की सुनती हो? अब तुम मुझे भी उकसा रही हो कि मैं भी डॉक्टर की चेतावनी को न मानूं। गोखले जी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आपकी तरफ से वचन दे चुकी हूँ। मुझसे पूछे बिना किस अधिकार से तुम इतनी बड़ी बात पर कर आई हो? बोलो, हैरान गोखले जी ने कहा। सरोजनी ऐसे ही क्षण की प्रतीक्षा में थी। आपसे नेतृत्व संभालने की मांग के अधिकार से, युवा पीढ़ी तक आपका संदेश पहुंचाने के अधिकार से। उनकी वाणी में हीरे की सी धार थी। गोखले चकरा गए। लड़की की बात तर्कपूर्ण है, वे समझ गए। मुस्कुराकर बोले, तुम सदैव अपनी बात मनवा ही लेती हो, न सुनने की तुम आदी नहीं हो। 2 अगस्त 1913 को लंदन के कैस्टन हॉल में गोखले जी ने भारतीय संस्था का उद्घाटन किया और सरोजनी का वचन पूरा हुआ। बच्चों, ये था हमारा चैप्टर। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हम आपका आज का कर लें। शब्दार्थ है अपवाद। अपवाद का अर्थ क्या होता है? सामान्य नियम से मुक्त। हास्य, हास्य का अर्थ होता है मजाक।
साकार कोई काम पूरा होना। दृढ़ निश्चय का अर्थ होता है ठान लेना। सम्मिलित का अर्थ होता है मौजूद। उतावली का अर्थ होता है बेचैन। कर्मठ का अर्थ होता है क्रियाशीलता। अपेक्षाकृत का अर्थ होता है किसी की तुलना। अभिभूत का अर्थ होता है प्रभावित। अनुग्रह का अर्थ होता है प्रार्थना या निवेदन। पुकारना का अर्थ होता है बुलाना। प्रयत्न का अर्थ होता है कोशिश। ये आपका शब्द अर्थ है, इसे आप लोग को अपनी कॉपी में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे का एक्सरसाइज है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। भावुक, यहाँ जो भी है डैश कवि शब्दों के माधुर्य में खोए रहते हैं। ये यहाँ हम लिखेंगे, 4 ऑप्शन है हमने लिखा है, आप लोग देखिए शरीर, हृदय, काया और इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ लिखेंगे हृदय। दूसरा ऑप्शन यहाँ लिखेंगे। सरोजिनी नायडू भारत की थी क्या? कवित्री, गायिका, चित्रकार या ये सभी? तो सरोजिनी नायडू भारत की कवित्री थी। सरोजिनी नायडू मन प्राण से कूद पड़ी थी किसमें? दरिया में, आग में, राजनीति में या दंगे में? तो सरोजिनी नायडू मन प्राण से कूद पड़ी थी किसमें? राजनीति में। तीसरा वाला ऑप्शन सही है, इस पे सही का टिक लगाइए। सरोजिनी के शब्दों में क्या छिपा रहता था? व्यंग्य, विनोद, दर्द, उदासी और लड़कपन। तो क्या लिखेंगे यहाँ? व्यंग्य, विनोद। भारतीय संस्था का उद्घाटन किसने किया था? गांधी जी ने, गोखले जी ने, सरोजिनी ने, भगत सिंह ने। तो भारतीय संस्था का उद्घाटन किसने किया था? गोखले जी ने, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे गोखले जी। ये आपका सही गलत हो गया। अब हमारा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति का। वास्तविकता से जूझना हर किसी के बस की बात नहीं है। देखिए हमने ये जो इसमें जो भी शब्द लिखने हैं हमने लिख दिए हैं, आप लोग ये देख के अपनी बुक में भर लेंगे, फिर याद करेंगे। वास्तविकता से जूझना हर किसी के बस की बात नहीं है, यहाँ लिखेंगे जूझना। सपने को साकार करने की स्पष्ट परिकल्पना भी सरोजिनी के पक्ष थी, यहाँ लिखेंगे परिकल्पना। सरोजिनी की यह विनोद प्रियता और हंसी दिल लगी तो जैसे उनके दृढ़ निश्चयी स्वभाव के आवरण मात्र थे, यहाँ लिखेंगे विनोद प्रियता और यहाँ लिखेंगे आवरण। फिर अगला, मार्च 1913 में सरोजिनी की मुलाकात गोखले जी से हुई, यहाँ लिखेंगे गोखले जी। लंदन में हो रही घटनाएं जानने के लिए सरोजिनी बड़ी उतावली थी, यहाँ भरेंगे उतावली। सरोजिनी नायडू को गोखले जी अपनी विद्रोहिणी बेटी कहते थे, यहाँ लिखेंगे विद्रोहिणी। ठीक है। अगला एक्सरसाइज है सही मेल मिलाओ। भाव, हृदय, सरोजिनी नायडू भारत कोकिला, हास्य की फुलझड़ी, भारतीय संस्था का उद्घाटन गोखले जी ने किया और गवर्नर पश्चिम बंगाल के हुए। ठीक है। अब सही शब्द पर घेरा करो। कविता और राजनीति के रास्ते या अलग, दोनों में से एक चुनना है, अलग अलग होते हैं। यहाँ हमने गोला बनाया है रास्ते पे। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू एक कवित्री थी, वे जो ठान लेती थी उसे पूरा करके छोड़ती थी। सरोजिनी नायडू स्वयं काम से घबराती नहीं थी, इसलिए उन्हें न सुनने की आदत नहीं थी। गोखले जी सरोजिनी को अपनी विद्रोहिणी बेटी कहते थे। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज हो गया। अब आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और एक्सरसाइज बुक में ही रहेगा, बुक से ही आप लोग एक्सरसाइज की तैयारी करेंगे। बाकी का इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को PDF के माध्यम से जाएगा। और जो भी आप लोगों को जितने चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं उस चैप्टर को अच्छे से बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और देखिए अभी तक हमने जितने भी PDF भेजे हैं उसे आप लोग एकदम पूरा अच्छे से पढ़ जाइए। ठीक है। अब इस चैप्टर का PDF आपको हम भेज देंगे। और जो भी आप लोगों को कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो अगर आप लोग आते हैं, मिलते हैं तो हमें बताएंगे। ठीक है। तब फिर अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।